नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस बोली, बीजेपी मालामाल, जनता बेहाल, मोदी राज में महंगाई की आग से जल रहा है रसोई का चूल्हा। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि लखनऊ में बोले मुलायम सिंह यादव, सपा की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से, 2024 चुनाव के लिए दिया ये संदेश। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शाहीन बाग में अवैध निर्माण हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीपीएम, अगले हफ्ते शुरू होनी है कार्रवाई। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में अमित शाह के बयान के बाद बिहार एनडीए में तकरार, बीजेपी और जेडीयू ने कह दी बड़ी बात। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र की हैदराबाद पहुंचे राहुल गांधी, टीआरएस पर साधा निशाना, बोले एक ही परिवार को यहां हुआ फायदा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस बोली, बीजेपी मालामाल, जनता बेहाल, मोदी राज में महंगाई की आग से जल रहा है रसोई का चूल्हा। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीना दूभर कर रखा है। ऊपर से बढ़ते एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों ने जनता के सामने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और वहीं पर इन मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और सत्ताधारी बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम के मुद्दे पर कई ट्वीट किए हैं और इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार में रसोई का चूल्हा महंगाई की आग से जल रहा है, और सुबह महंगाई की एक और किस्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी आज 50 रुपये बढ़ा दिए गए। इससे पहले 22 मार्च को भी 50 रुपये दाम बढ़ाए गए थे। 45 दिनों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी 60 दिन में 457 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। तो दोस्तों, जबरदस्त महंगाई का बोझ जनता पर डाल रही है भाजपा सरकार। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में बोले मुलायम सिंह यादव, सपा की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से, 2024 के लिए दिया बड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में सपा प्रदेश मुख्यालय में तमाम जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने भाषण से उनमें नया जोश भरने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और सपा की तारीफों के कसीदे गढ़े। कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शाहीन बाग में अवैध निर्माण हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीपीएम, अगले हफ्ते शुरू होनी है कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में अवैध निर्माण कर बसाई गई बस्तियों को हटाने और ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और याचिका में कहा गया है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम प्राधिकरण झुग्गी बस्तियां ढहाने की योजना बना चुके हैं, अगले हफ्ते में उस पर अमल होने वाला है। याचिका में ये भी उल्लेख है कि 4 मई को संगम विहार में गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। अब सोमवार तक ओखला शाहीन बाग में भी ऐसा ही करने का ऐलान किया गया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने आने वाले हफ्तों में तोड़फोड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस प्रशासन को नोटिस भेजा है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से शाहीन बाग में अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध निर्माणों पर 9 मई को बुलडोजर चलाया जाएगा। 20 अप्रैल को दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर को चिट्ठी लिखी थी और इसमें उन्होंने रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माण को हटाने की मांग की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार की सियासत से जुड़ी आ रही है। बंगाल में अमित शाह के बयान के बाद बिहार एनडीए में तकरार, बीजेपी और जेडीयू ने कही दी है बड़ी बात। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बीते गुरुवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही कह रही हों कि सीएए सबों पर लागू नहीं होगा, लेकिन ये केंद्र सरकार के एजेंडे में है और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण खत्म होने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और इसको लेकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। बिहार सरकार में मंत्री एवं बीजेपी नेता जनक राम ने मांग की है कि बिहार में सीएए लागू होना चाहिए। इस कानून की जरूरत बिहार सहित पूरे देश भर को है।
केंद्र सरकार जब इसको लागू करे तो बिहार में इसको लागू करना चाहिए। उम्मीद है जेडीयू इस मुद्दे पर हमारा समर्थन करेगी। कहा कि मैं बिहार सरकार में मंत्री हूं, उस हैसियत से कह रहा हूं, बिहार में लागू करने की कोशिश की जाएगी और इससे विदेशियों के अवैध घुसपैठ पर लगाम लगेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री एवं जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि बिहार में सीएए लागू नहीं होगा। इस पर जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। इस कानून की बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें एक ही कानून को लेकर भाजपा और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं और टक्कर दोनों के बीच में बढ़ गई है, जिससे बिहार की सरकार को नुकसान पहुंच सकता है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हैदराबाद पहुंचे राहुल गांधी, टीआरएस पर साधा निशाना, बोले एक ही परिवार को हो रहा है यहाँ फायदा। जी दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि तेलंगाना के साथ धोखा करने और चोरी करने वालों के साथ कांग्रेस कभी हाथ नहीं मिलाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने पार्टी की एक सभा में ये कहा कि कांग्रेस को मालूम था कि तेलंगाना राज्य बनाने से उसे नुकसान होगा, लेकिन वो राज्य के लोगों के साथ खड़ी रही। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना नया प्रदेश है, ये आसानी से नहीं बना था। इस प्रदेश को बनाने के लिए तेलंगाना के युवाओं माताओं ने अपने खून और आंसू दिए थे। ये प्रदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना था, तेलंगाना एक सपना को पूरा करने के लिए बना था। उन्होंने सवाल किया कि 8 साल हो गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना का जो सपना था, प्रगति का सपना, उसका क्या हुआ। पूरा तेलंगाना देख सकता है कि एक परिवार को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन तेलंगाना की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। शुरू करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी कांग्रेस का कुरुक्षेत्र बना राजस्थान, 9 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट यहीं हो रहा है तैयार। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें साल 2022 में 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से पार्टी उत्साहित है। अब साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी का सबसे ज़्यादा फोकस राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर है। वजह साफ है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के अपने सपने को इन्हीं राज्यों को जीत कर पूरा कर सकती है। और इधर कांग्रेस भी अपने वर्चस्व को दोबारा पाने के लिए राजस्थान की ओर देख रही है और लिहाजा प्रदेश के उदयपुर में 15 मई से 3 दिवसीय चिंतन शिविर के आयोजन की तैयारी चल रही है। बीजेपी ने भी 20 मई से आगामी चुनाव की रणनीति के लिए जयपुर को चुनकर ये साफ कर दिया कि आगामी चुनाव रण जीतने के लिए राजस्थान ही कुरुक्षेत्र बनेगा। बीजेपी के पदाधिकारी 2 दिवसीय बैठक जयपुर में करेंगे और यहीं से आगामी विधानसभा और लोकसभा तक का रणनीति तय होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह ने संभाला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि चंबल अंचल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनौती खड़ी करने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार दिया है। संगठनात्मक निर्णय में दिग्विजय सिंह की अहम भूमिका नजर आ रही है। इंटक के स्थापना दिवस समारोह के 3 दिन बाद ही दिग्विजय सिंह शुक्रवार की रात को झांसी से सड़क मार्ग से आए और शनिवार की सुबह प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह से सिटी सेंटर स्थित होटल में वर्तमान पूर्व विधायकों व मंत्रियों के साथ बैठक। सिंधिया व भाजपा को अंचल में घेरने व कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करने रणनीति बनाने के लिए बैठक की। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंडीगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई पर कांग्रेस का विरोध, कहा लोगों को बेघर कर रहा प्रशासन, भाजपा पर लगाए आरोप। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि चंडीगढ़ में इन दिनों बुलडोजर का खौफ लोगों को सता रहा है। शहर की अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन बुलडोजर चलाकर मकानों व झुग्गियों को तोड़कर सरकारी जमीन से कब्जा हटा रही है। बीते सप्ताह शहर की सबसे बड़ी और पुरानी कॉलोनी नंबर 4 में बने मकानों को हटाए जाने के बाद अब शहर की संजय कॉलोनी और जनता कॉलोनी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई का राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस ने प्रशासन की इस कार्रवाई की आलोचना की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। यूपी में अब साफ हो गया कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। मुलायम सिंह यादव का ये बड़ा बयान। जी दोस्तों समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव विधानसभा चुनाव के बाद शुक्रवार पार्टी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत अन्य नेता उनके साथ मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अब यूपी में सपा और भाजपा के अलावा कोई दूसरा नहीं है। भाजपा की लड़ाई अब
सपा से ही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आप अडिग होकर काम करिए। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आप जिम्मेदारी आपकी और ज़्यादा बढ़ गई है और इस जिम्मेदारी को और विश्वास को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही कहा कि इस विश्वास पर हम अडिग होकर काम करेंगे। साथ ही कहा कि आज हर जगह समाजवादी पार्टी का नाम लिया जा रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दी है भाजपा को जबरदस्त टक्कर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे कानपुर, भाजपा सरकार के खिलाफ निकाली जमकर भड़ास। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ललितपुर से लखनऊ जाते समय कानपुर में रुके और अखिलेश यादव ने निजी कॉलेज में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान वो भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में यूपी पुलिस पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है। दुनिया में पहला ऐसा मामला होगा जहां पर पीड़िता थाने में रिपोर्ट लिखाने गई और वहां भी उसके साथ वही हुआ। चंदौली में भी पुलिस ने जमकर तांडव किया। उन्होंने वार्ता के दौरान कहा कि चंदौली में एक बेटी को मार दिया गया और पुलिस ने कहानी बनाई कि उसने सुसाइड किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस, आरएलडी और आम आदमी पार्टी को भी है प्रदेश के नए मुखिया का इंतजार। मिशन 2024 के लिए नए अध्यक्ष करेंगे टीम तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राज्यों के ज़्यादातर सियासी दल अपने राज्य में संगठन के मुखिया का तलाश कर रहे हैं और राज्य में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही आम आदमी पार्टी प्रदेश में संगठन की कमान के लिए नए अध्यक्ष की तलाश कर रहे हैं ताकि मिशन 2024 के लिए रणनीति तैयार की जा सके। फिलहाल ये सियासी दल जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के चलते अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सके हैं। बीजेपी जहां दलित और ब्राह्मण समीकरण के कारण मझधार में फंसी है, तो वहीं कांग्रेस भी कुछ इसी तरह के समीकरण को देखते हुए प्रदेश में किसी नेता को संगठन की कमान सौंपना चाहती है, जबकि आरएलडी और आम आदमी पार्टी भी नए चेहरों की तलाश में है जो लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि हरियाणा से आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में अब चलेगा ज्वाइनिंग का दौर, दीपेंद्र हुड्डा ने संभाल लिया है मोर्चा। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में अगले कई दिनों तक कांग्रेस की गतिविधियों में तेजी रहने वाली है। राजस्थान के उदयपुर में 13 मई से शुरू होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में खेती व किसानी पर रिपोर्ट पेश करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को दिल्ली में बैठक बुलाई है। इसी के साथ इस दौरान शनिवार को ही चंडीगढ़ में कांग्रेस के जिला स्तरीय चुनाव अधिकारियों की बैठक होगी, जिसके तुरंत बाद संगठन के गठन की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। कांग्रेस में ज्वाइनिंग की जिम्मेदारी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास होगी। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष चौधरी उदयबान को कार्यभार ग्रहण कराने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को दिल्ली चले गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना से मौत के आंकड़े पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा साइंस झूठ नहीं बोलता, मोदी झूठ बोल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। WHO ने हाल ही में कोरोना की वजह से हुई मौत को लेकर रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 44 लाख से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है। वहीं भारत सरकार की ओर से जो डाटा जारी किया गया है उसके मुताबिक जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक देश में 4.8 लाख लोगों की मौत हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना से भारत में हुई मौत के आंकड़ों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 गुने का अंतर है जो WHO आंकड़े दे रहा है उसमें और जो भारत की सरकार आंकड़ा दे रही है उसमें। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन आंकड़ों में कुछ घपलेबाजी हुई है? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने फिर से बढ़ा दी चिंता। 24 घंटे में मिले 1600 से ज्यादा मामले, संक्रमण दर 5% के पार। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1656 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है और किसी भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। राजधानी में शुक्रवार को 5.39% कोरोना संक्रमण दर दर्ज हुई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 30,709 कोरोना टेस्ट किए गए थे और ऐसे में दिल्ली में अब कोरोना के 6,096 एक्टिव मामले हैं और साथ ही 171 कोरोना मरीजों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में 1365 कोरोना मरीज मिले थे। संक्रमण दर 6.35% दर्ज की गई थी। इस लिहाज से भले ही संक्रमण दर में कमी दिखी हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने जाहिर तौर पर चिंता बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार पटना में PMCH की छात्राओं पर लाठीचार्ज, तेज प्रताप यादव मौके पर पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में PMCH की आंदोलनरत छात्राओं पर शुक्रवार की शाम लाठीचार्ज किया गया
इस दौरान कई छात्राओं को हिरासत में भी लिया गया है। हॉस्पिटल खाली कराने के खिलाफ छात्राओं का आंदोलन चल रहा है। शुक्रवार को लाठीचार्ज की खबर के बाद आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव भी मौके पर पहुंचे और छात्राओं की मांग से सहमति जताई। तेज प्रताप ने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर छात्राओं के साथ न्याय नहीं हुआ तो वो भी आंदोलन करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होने के संकेत, 10 मई को कोर्ट सुनाएगा फैसला। ओबीसी आरक्षण पर संकट के बादल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है और 10 मई को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा, मगर अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़ों की वजह से ओबीसी आरक्षण पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं और इस वजह से नेताओं की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कमलनाथ सरकार के परिसीमन को पहले शिवराज सरकार ने निरस्त किया और फिर बाद में नया परिसीमन कराया। इस बीच चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फंसा और अदालत में ये आज तक चल रहा है और इस तरह करीब 6 महीने से पंचायती चुनाव की प्रक्रिया उलझी हुई है। भाजपा कांग्रेस इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रही है और अब ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पंचायत चुनाव का सुप्रीम कोर्ट को सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े को देखकर 10 मई को फैसला सुनाना है, तो नेताओं की दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद 3 राज्यों में गहमा गहमी, पंजाब व हरियाणा दिल्ली पुलिस आमने सामने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर। पिछले 1 महीने में अलग अलग राज्यों की पुलिस लगातार आमने सामने हो रही है। 1 महीने में पंजाब पुलिस के खिलाफ दिल्ली में 2 एफआईआर दर्ज हो गई है। तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद बवाल इतना बढ़ गया कि 3 राज्यों की पुलिस आपस में उलझ गई है। पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस पर आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के डीएसपी के साथ बदसलूकी की है। वहीं हरियाणा पुलिस का कहना था कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें जानकारी दी थी कि बग्गा का अपहरण हुआ है और किसी भी सूरत में बग्गा हरियाणा से बाहर नहीं जाना चाहिए। बग्गा के पिता की शिकायत पर पंजाब पुलिस के खिलाफ दिल्ली में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पंजाब पुलिस का कहना है कि बग्गा की गिरफ्तारी पूरी तरह से नियमों के तहत की गई है। इससे पहले बीती 26 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब पुलिस ने एक पत्रकार के साथ बदसलूकी, धक्का मुक्की और मारपीट की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने आ गई है। दिल्ली के कनाट प्लेस थाने में पंजाब पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत एक वरिष्ठ पत्रकार की ओर से की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वो एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पहुंचे थे और इस दौरान उनसे न सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि धक्का मुक्की भी की गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस सरकारी बैंक पर बड़ा संकट, बंद करनी पड़ेगी 600 ब्रांच। आपकी किस शाखा में है खाता, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अगर आपका खाता भी पब्लिक सेक्टर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने के लिए बैंक की तरफ से बड़ी संख्या में शाखाओं को बंद करने का प्लान किया जा रहा है। वहीं रॉयटर्स के अनुसार बैंक की देश भर में मौजूद 13% शाखाओं को बंद करने का प्लान बैंक बना रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल पर आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा कर लिए गए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बग्गा के खिलाफ 1 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई थी और उस पर भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी के आरोप को लेकर मामला दर्ज किया गया था। दरअसल बग्गा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर उन पर हमलावर रहे हैं। मार्च महीने में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री न करने को लेकर सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में एक बयान दिया था, जिस पर काफी बवाल मचा। इसी पर बग्गा ने ट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी बग्गा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें बग्गा पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। एफआईआर में बग्गा की टिप्पणियों का उल्लेख है। इसमें 30 मार्च को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के विरोध के दौरान केजरीवाल के खिलाफ की गई टिप्पणियों का भी जिक्र है। भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने दावा किया था कि पंजाब पुलिस की एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उनके घर पहुंची थी, लेकिन उनके खिलाफ उन्हें किसी प्राथमिकी की जानकारी नहीं थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस सोनिया गांधी बीजेपी पर करेंगी
काउंटर अटैक, चिंतन शिविर से पहले बुलाई CWC की बैठक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कई राज्यों में हुई तनाव की घटनाओं को लेकर अब बीजेपी और उनके सहयोगी संगठनों पर काउंटर अटैक करने की तैयारी में है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में 9 मई को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर के कार्यक्रम पर आधिकारिक रूप से मुहर लगाई जाएगी, लेकिन सोनिया गांधी इस दिन एक संदेश जारी कर बीजेपी पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी जहां पर कमजोर होती है वहां तनाव पैदा कर राजनीति करके सत्ता में आना चाहती है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो तनाव भी खत्म हो जाता है, जैसा कि यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में हुआ। राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा, उसके बाद से कांग्रेस आलाकमान इस तैयारी में है कि बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों को देश के अलग अलग राज्यों की घटनाओं के लिए टारगेट किया जाए। इसलिए सोनिया गांधी अब खुद सामने आकर ये मोर्चा संभालेंगी। बीजेपी राजस्थान के मामले में गहलोत और उनकी सरकार को टारगेट कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि पूरा मामला राजस्थान केंद्रित न करके देश के बाकी राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए बीजेपी को घेरा जाए। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।